ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन सू को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होती है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सू की स्टेप सिस्टर लिंग सू को जबरदस्ती ड्रग खिला रही थी। सू अपने डैड से बचाने के लिए कहती है तो डैड उसके पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी कंपनी को फंड की ज़रूरत है और बॉस ली पैसे देने के लिए मान गया है तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। सू मना कर रही होती है लेकिन लिंग जबरदस्ती उसे दवाई खिला देती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और सू बेहोश होने लगती है। प्रेजेंट में सू को होश आता है और जैसे ही वो खुद को रूम में देखती है वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन इतने में ही बॉस ली वहाँ पर आ जाता है और उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बाप को पैसे दिए हैं तुम्हारे साथ एंजॉय करने के लिए। तो सू कहने लगती है कि तुम्हारे जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हें सब वापस दे दूंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो नहीं मानता और उसे जबरदस्ती करने लगता है। इतने में ही सू जोर से उसे बोतल मारकर वहाँ से भाग जाती है। इधर लिंग और उसकी मॉम सू को हर जगह ढूंढ रहे थे कि वो आखिर चली कहाँ गई और सू उनसे भागने की कोशिश में हमारे हीरो जिंग के रूम में चली जाती है जहाँ पर जिंग उसे गले लगा लेता है और कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंग को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है कि यो कल यूएस चली गई है। जो सुनकर जिंग तो हैरान हो जाता है और तुरंत सू की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि ये कौन है। तभी सू की भी आँख खुल जाती है और वो खुद को देखकर सोचने लगती है कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। तभी जिंग को ग्रैंडपा का कॉल आता है जो उसे डांटने लगते हैं कि वो लड़की थोड़े से पैसों के लिए प्रॉफिट के लिए कैसे भाग गई, तुम इतने ज़्यादा अंधे कैसे हो सकते हो, इतनी घटिया लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो। जिंग कुछ कहता है इतने में ही ग्रैंडपा डांट कर कॉल कट कर देते हैं। तभी जिंग सू से कहने लगता है कि तुम्हें योयो बनने का नाटक करने के लिए और मेरे बेड तक पहुंचने के लिए किसने कहा। सू के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। तो जिंग कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। जो सुनकर सू कहने लगती है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो जिंग कहता है कि तुम खुद मेरे बेड तक पहुंची हो, अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी। जब तक योयो वापस नहीं आ जाती तब तक तुम्हें मेरी वाइफ बनकर रहना होगा और जब वो वापस आ जाएगी तो हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। सू कुछ कहती इतने में ही बाहर लिंग और उसकी मॉम आ जाते हैं और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। सू उनकी आवाज़ सुनकर तुरंत जिंग को दरवाजा खोलने से रोक देती है। बाहर मॉम लिंग से बोल रही होती है कि ये होटल का राशरूम बचा हुआ है, अगर यहाँ पर भी सू हमें नहीं मिली तो हम बॉस ली को क्या कहेंगे। लिंग कहने लगती है कि हमने उसे मेडिसिन दी थी फिर भी वो भाग गई। तो मॉम कहती है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी भी वो ऑलरेडी हमारे पास है, उसके लिए सू को हमारे पास तो आना ही होगा। वहीं पर जिंग सोच रहा होता है कि क्या सच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर एक एम्प्लॉय आकर लिंग और उसकी मॉम से कहने लगती है कि यहाँ पर मिस्टर गू रुके हुए हैं, आप ऐसे उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। लिंग तो गू जिंग का नाम सुनकर कहने लगती है कि वही जो सिटी के रिचेस्ट पर्सन है और उनका गू ग्रुप भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एम्प्लॉय हाँ कहती है जो सुनकर मॉम वहाँ से जाने लगती है। तो लिंग कहती है कि मुझे कुछ काम है और मन ही मन कहने लगती है कि इस कमरे में मिस्टर गू रुके हुए हैं, ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन मॉम उसे खींचकर वहाँ से ले जाती है। इधर जिंग सू से कहता है कि मुझे मतलब नहीं है कि तुम्हें ड्रग दिया है या नहीं, लेकिन अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी। वैसे भी मैंने देखा कि वो दो औरतें तुम्हें कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्या अभी भी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। सू सोचने लगती है कि ये रिचेस्ट पर्सन है तो क्या ये मेरी ग्रैंडमा को बचाने में मेरी हेल्प कर सकता है और जिंग को शादी के लिए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट दिन शादी का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे थे कि लड़की की फोटो वेडिंग फोटो से मैच नहीं कर रही है, ये तो बहुत ज़्यादा अगली लग रही है। वही ग्रैंडपा खुद से बोल रहे थे कि इसने खुद की शादी का मजाक बनाकर रख दिया है, लेकिन ये लड़की लव सॉन्ग की तरह क्यों दिख रही है। शादी हो जाती है, जिंग सू को ग्रैंडपा से मिलवाता है। ग्रैंडपा उसे ब्लेसिंग देते हैं और उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम बताती है। ग्रैंडपा तो उसे देखे ही जा रहे थे तो जिंग कहता है कि अब हमें होटल चलना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से सू की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहते हैं कि चेक करो कि इसका लव सॉन्ग से कोई रिलेशन है या नहीं। इधर पोस्टली डैड के पास पहुंच जाता है तो तोड़फोड़ स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी दोनों ही बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो हम लिंग को ले जाते हैं और लिंग को उठाकर ले जाने लगता है। सारे बोसली से लिंग को छोड़ने के लिए कहते हैं। तभी लिंग गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरी शादी हाउस से होने वाली है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बस एक मौका दे दो। बोसली कहता है कि मैं तुम लोगों को 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, जल्द से जल्द उसे ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ वरना देख लेना, और वहाँ से चला जाता है। लिंग तो रोने लगती है कि सू की वजह से ये सब हो रहा है। तभी सू और जिंग की शादी की न्यूज़ उन तक पहुंच जाती है। डैड कहने लगते हैं कि अब हम सू को बॉस ली को नहीं दे सकते क्योंकि उसकी जिंग से शादी हो चुकी है और हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और लिंग से कहते हैं कि अब तुम्हें ही बॉस ली के पास जाना होगा। तो लिंग कहने लगती है कि नहीं, मेरी हाउस से शादी होने वाली है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, अभी भी हमारे पास मौका है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा हमारे पास है तो हम उसका फ़ायदा उठाकर उसे वापस लेकर आ सकते हैं। इधर जिंग सू के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जब ये वापस आ जाएगी तब हम एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे और इसके बदले में तुम्हें बहुत बड़ा कंपनसेशन अमाउंट दूंगा। तो सू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। जिंग उसे अपना ब्लैक कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम्हारी एक्टिंग की फीस है, ध्यान रहे ग्रैंडपा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उनके सामने एक अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लॉ होने का नाटक करना और वहाँ से चला जाता है। तो सू उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुमने देखा कि वो लोग मेरी ग्रैंडमा को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो बस तुम मेरी ग्रैंडमा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। लेकिन जिंग उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सू को लिंग की कॉल आती है जो उसे कहने लगती है कि तुम अपनी ग्रैंडमा को देखना भी चाहती हो या नहीं। सू सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, उन्होंने जरूर मेरे लिए ट्रिक की होगी, क्या मैं जाकर जिंग से बात करूं, लेकिन उसने तो पहले ही मना कर दिया। और वो चाकू लेकर अपने डैड के घर पहुंच जाती है और पूछने लगती कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ पर है।
यहाँ पर डेड उसके पास आते और कहने लगते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा जिंग के साथ इतना अच्छा रिलेशन है। अब वो तो हमारी हेल्प कर ही सकता है। तो सू कहती है कि तुम ये सपने देखना बंद करो कि जिंग तुम्हारी हेल्प करेगा। तो डैड उसे थप्पड़ लगा देते और कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं। अब जाकर चुपचाप बोसली से माफी मांगो। और लिंग भी उससे कहने लगती है कि तुम जैसी लड़कियों को जिंग बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। अब जाकर चुपचाप बोसली को सेव करो और उसके बालों को पकड़ कर खींचने लगती है। तो सू चाकू से लिंग को मार देती है, जिससे लिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फोन करती है, जिसमें एक लड़की कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ऐसा ही रहा तो वो मर जाएगी। जो सुनकर सू रोने लगती है और कहती है कि ग्रैंडमा की हेल्प करो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लिंग कहने लगती है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, अब जाकर चुपचाप बोसली को सर्व करो। तभी वहाँ पर बोसली का आदमी आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो आदमी सू को रोक लेता है। तो गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मेरी ग्रैंडमा की हेल्प करो। इधर ग्रैंडपा और जिंग खाना खा रहे थे, तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि सू खाना खाने क्यों नहीं आए। तो जिंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी और योयो की शादी से प्रॉब्लम थी। अच्छा हुआ कि वो तुम्हें धोखा देकर अब्रोड भाग गई, लेकिन सू इतनी ज़्यादा अच्छी है और इतने अच्छे से लोगों से बिहेव करती है और तुम्हें उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं है। तो जिंग कहता है कि ठीक है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। तभी ग्रैंडपा को एक आदमी की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि हमें पता चला है कि सू चिप लाओ सॉन्ग की ग्रैंड डॉटर है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है। जो सुनकर ग्रैंडपा थोड़े से खुश होते हैं, लेकिन उदास भी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि लाओ सॉन्ग, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुमने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान की भी परवाह नहीं की। बस तुम इतना चाहते थे कि मैं तुम्हारी फैमिली की रक्षा करूं, लेकिन तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लास्ट विश जरूर पूरी करूंगा। तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है और कहने लगता है कि आपको क्या हुआ है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन सू कहाँ पर है। तो जिंग ग्रैंडपा को बताता है कि वो अपने रूम में नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, चलो हम खाना खाते हैं। तो ग्रैंडपा फिर से उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ कहीं गई हुई है और तुम्हें पता भी नहीं है, और अपने आदमियों को कहते हैं कि सू को ढूंढो। इधर सू के सामने बोसली बैठा हुआ था और उसने सू को बांध कर रखा हुआ था। वो उस ऊपर पानी फेंक कर उसे उठाता है। सू से कहने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी, मेरी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बोसली कहने लगता है कि तुमने मेरा सर फोड़ दिया और अभी तुम मुझसे दया की उम्मीद कर रही हो, और उसके कपड़े खोलने लगता है। तो सू चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर जिंग पहुंच जाता है। जिंग को देखकर बोसली कहने लगता है कि बेशक तुम रिचेस्ट पर्सन हो, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस लड़के ने मेरा सिर फोड़ दिया तो मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। तभी जिंग उसे मारता है, जो देखकर बोसली को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी उसे मारने के लिए बढ़ता है। तभी जिंग के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। सभी बॉडीगार्ड बोसली को पकड़ लेते हैं। जिंग सू को खोलता है और उसे अपना कोट पहनाता है। हॉस्पिटल में सू बहुत ज्यादा टेंशन में थी और वो प्रेयर कर रही थी कि प्लीज मेरी ग्रैंडमा को कुछ मत होने देना। जिंग कहता है कि तुम ऐसे प्रेयर करना बंद करोगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और वो सू को बताती है कि ग्रैंडमा के पास ज्यादा समय नहीं है, तुम आखिरी बार उनसे मिल लो। जो सुनकर सू तो सदमे में ही पहुंच जाती है, लेकिन जिंग उसे संभालता है। सू और जिंग ग्रैंडमा से मिलने जाते हैं। ग्रैंडमा जिंग को देखकर सू से कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है। तो जिंग कहता है कि हाँ। तो ग्रैंडमा सू के हाथ में जिंग का हाथ रखती है और कहती है कि मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं तुम्हें सू की जिम्मेदारी देती हूँ, प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना। तभी वहाँ पर लिंग और मॉमडेड आ जाते हैं, जिससे देखकर सू उन पर भड़क जाती है कि तुम्हें यहाँ आने का कोई भी हक नहीं बनता, तुम लोग इंसान नहीं बल्कि राक्षस हो। लिंग कुछ कहती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और ग्रैंडमा को देखकर सिस्टर इन लॉ कहकर उनके पास आने लगते हैं। ग्रैंडमा कहने लगती है कि क्या तुम गू ग्रुप के चेयरमैन हो। तो ग्रैंडपा हाँ कहते हैं कि मैं वही हूँ, लाओसोंग ने मेरी ही जान बचाई थी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, देखो अचानक से जिंग ने सू से शादी कर ली, अभी मुझे आपके बारे में पता चला। ये सब जानकर लिंग और मॉमडेड तो हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडपा रोने लगते हैं कि अगर लाओसोंग मुझे नहीं बचाता तो वो अभी जिंदा होता। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, बस तुम मेरे लिए सू का ख्याल रखना। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं इसे अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह ही रखूंगा और अच्छे से इसका ख्याल रखूंगा। ग्रैंडमा सू की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, जो देखकर ग्रैंडपा और सू रोने लगते हैं और सू तो रोते रोते बेहोश भी हो जाती है। जिसके पास जिंग को उसका असिस्टेंट की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि आपकी अर्जेंट मीटिंग है। तब भी सू को भी होश आ जाता है। जिंग सू से कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है, मेरी मीटिंग है, और वहाँ से चला जाता है। तभी सू को ग्रैंडमा का ख्याल आता है और वो ग्रैंडमा के फ्यूनरल में पहुंच जाती है। ग्रैंडमा का फ्यूनरल हो रहा था, तभी वहाँ पर लिंग और मॉमडेड आ जाते हैं और सू को कहने लगते हैं कि सू ग्रुप को पैसों की जरूरत है, तो तुम जिंग को कहकर 30 मिलियन का अरेंजमेंट करवाओ। तो सू मना कर देती है। लिंग उसे टॉर्चर करने लगती है और कहती है कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगी तो हम ग्रैंडमा का फ्यूनरल नहीं होने देंगे और उन्हें कुत्ते को खिला देंगे, और अपने आदमियों को बोलकर वो सू को पकड़वा देती है। सू रोने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुमने ग्रैंडमा को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, पहले तुम्हारी वजह से ही ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आ गया और अब तुम फ्यूनरल में भी ये सब तमाशा कर रही हो, लेकिन उन लोगों को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। लिंग कुत्तों को खिलाने के लिए ग्रैंडमा की बॉडी को ले जाने के लिए कहती है। तो सू उसे रोकती है और कहती है कि ठीक है, मैं जिंग से पैसे मांगूंगी, और जिंग का कॉल ट्राई करती है, लेकिन जिंग का फोन नहीं लगता। तो लिंग कहने लगती है कि तुम फिर से नाटक कर रही हो। तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने तुम लोगों का असली चेहरा देख लिया है, तुम एक ओल्ड लेडी को चैन से मरने भी नहीं दे रहे हो। तो डेड कहने लगते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो, अब सू और तुम्हारी शादी हो चुकी है और मेरी कंपनी को कुछ फंड की जरूरत है। तो जिंग कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि सू मेरी वाइफ है तो तुम उसे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हो। तो डेड सभी आदमियों को वहाँ से भेज देते हैं और जिंग सू को संभालता है। यहाँ पर डेड सारा ब्लेम लिंग पर लगाने लगते हैं और लिंग को थप्पड़ भी मार देते हैं और कहते हैं कि ये सब इसी का प्लान था, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। लिंग कहने लगती है कि इसकी वजह से आप मुझे क्यों मार रहे हैं, आप शायद भूल रहे हैं कि वो ने आपको कितने सारे पैसे दिए हैं। तो डेड उसे एक और थप्पड़ जड़ देते हैं। जिंग सू से पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। तो सू लिंग की तरफ इशारा करती है। जिंग के आदमी लिंग को पकड़ लेते हैं
जिंग सू से कहता है कि अब तुम ही डिसाइड करो कि इसका क्या करना है। तो सू लिंग के पास जाती है और उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देती है और उसे सारी गलतियां गिनवाने लगती है। तो लिंग जिंग से कहने लगती है कि हमने इसे कोई भी ड्रग नहीं दिया था, ये खुद ही बॉस ली के बेड तक पहुंची थी, ये बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन जिंग उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उसे ही धमकी देने लगता है कि आज के बाद कभी भी मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो देख लेना। पेपर डेड तो फिर से पैसों की बातें करने लगते हैं। तो सू उन्हें भी सुना देती है कि तुम एक बेकार इंसान हो, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। और जिंग उन लोगों को फ्यूनरल से भगा देता है। ग्रैंडमा के जाने से सू तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो जिंग उसे अपना कंधा देता है और कहता है कि अभी मैं तुम्हें अपना कंधा दे रहा हूँ, लेकिन तुम इससे ज़्यादा उम्मीद मत लगाना। लेकिन सू तो उसके गले लग जाती है और रोने लगती है कि अब मेरा कोई भी नहीं है। वही जिंग को भी उसके लिए बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में डैड लिंग से कहते हैं कि हमारी कंपनी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम एक काम करो, हो से पैसे मांगो। इधर सू ग्रैंडमा की ग्रेव के पास रो रही थी। तो जिंग उसे कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। तो यहाँ पर सू उसे सारी चीज़ों के लिए थैंक यू कहती है। तो जिंग कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई थी, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो सू को उठाता है और वहाँ से ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है, जिसे देखकर जिंग उससे कहने लगता है कि मिस्टर हो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हो कहता है कि मैं अपने ग्रैंडपा से मिलने आया हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और सू को वहाँ से लेकर चला जाता है। उन्हें देखते हुए हो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जिंग के साथ वो लड़की कौन थी। तो असिस्टेंट बताता है कि कुछ दिन पहले ही इन दोनों की शादी हुई है, उस टाइम पर आप अब्रॉड गए हुए थे। तो हो कहता है कि उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझे। तो असिस्टेंट सोचने लगता है कि क्या ये मिस्टर हू की वाइफ से प्यार करने लगे हैं। जिसके बाद लिंग हो को कॉल करती है, उससे कहने लगती है कि मेरी फैमिली 30 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है, जिससे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो। तो वो कहने लगता है कि ठीक है, जिससे वो तो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर वो आगे कहता है कि ये पैसे हमारे ब्रेकअप की फीस होगी, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई भी लेना देना नहीं होगा, और कॉल कट कर देता है। जिससे लिंग तो काफ़ी उदास हो जाती है। मॉम लिंग से पूछती है तो लिंग कहती है कि वो पैसों के लिए तो मान गया, लेकिन वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है, ये सब आप लोगों की ही गलती है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा सू को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे और वो उससे पूछते हैं कि अब आगे तुम क्या करना चाहती हो। तो सू बताती है कि मैं डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, ग्रैंडमा हमेशा मेरे बनाए हुए कपड़े पहनना चाहती थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारी कंपनी में काम करोगी। तो सू कहती है कि मैं खुद के बल पर काम करना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि हमारी कंपनी को भी डिज़ाइनर की ज़रूरत है, तुम चाहे जिंग से पूछ लो। तो जिंग कहता है कि हाँ, हमें भी अर्जेंट डिज़ाइनर की ज़रूरत है। तो सू कहती है कि ठीक है, मैं कल अपना रिज्यूम कंपनी ले आऊँगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, जिंग तुम्हारी हेल्प करेगा। और जिंग से कहने लगते हैं कि कंपनी में जो इंटरनेशनल क्राउड प्रोजेक्ट है वो तुम सू को दे दो। तो जिंग कहता है कि ग्रैंडपा आप कहे तो मैं सू को बहुत से प्रोजेक्ट दे दूंगा, लेकिन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मजाक नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब तक तुम सू को ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसे कुछ आता भी है या नहीं। मैंने कह दिया तो कह दिया, और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तो जिंग सू से कहने लगता है कि माना ग्रैंडपा तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन तुम इसका एडवांटेज लेने की कोशिश मत करना, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में मैनेजर सभी को सू से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये हमारी न्यू डिज़ाइनर है, और साथ में ही फेंगना से कहता है कि तुम्हारा क्लाउड प्रोजेक्ट इसको दे दिया गया है। फेंगना कहने लगती है कि मैं 3 महीने से इस पर काम कर रही हूँ। तो मैनेजर कहता है कि तुम्हें दूसरा प्रोजेक्ट दे दिया गया है, जिससे फेंगना को तो काफ़ी गुस्सा आता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर तिंग तिंग नाम की लड़की कहने लगती है कि इसने आते ही हमारे प्रोजेक्ट छीनना स्टार्ट कर दिया, ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं लग रही है, और सू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रही होती है। इधर सू जिंग के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे लिए तो क्लाउड प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जिंग कहने लगता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिज़ाइनिंग की है। तो सू कहती है कि मैंने तो अभी ही ग्रेजुएशन की है। तो वो कहता है कि वहाँ पर बेस्ट डिज़ाइनर को ही रखा जाता है, तो ज़रूर तुम्हें भी कैपेबिलिटी होगी, तुम खुद को कम मत समझना और अपना बेस्ट देना। तो सू कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर वो सू को ऑक्शन में चलने के लिए कहता है और उसे शॉपिंग ले जाने की बात करता है। तो सू कहती है कि मैंने कपड़े पहने तो हुए हैं। तो वो कहता है कि इन कपड़ों में तुम अपने साथ मेरी भी बेइज्जती करवाओगे, और उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है। जिंग वहाँ पर सू को कपड़े सिलेक्ट करने के लिए कहता है और खुद कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है। सू कपड़े देखने लगती है, तभी उसे एक ड्रेस पसंद आती है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर उसे कहने लगती है कि क्या तुम इस ड्रेस को अफोर्ड भी कर सकती हो, जो कि दूर से लिंग भी देख रही थी और सोचने लगती है कि शायद जिंग ने इसे छोड़ दिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और वो सू के पास पहुँच जाती है और उससे बहस करने लगती है और ड्रेस को ख़राब करने का ब्लेम उस पर लगाने लगती है। दूसरी तरफ हो का असिस्टेंट हो को सू की इन्फॉर्मेशन दे रहा था और उसे कहता है कि सू पहले अपनी ग्रैंडमा के साथ विलेज में रहती थी। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो कभी कैपिटल आई है। तो असिस्टेंट बताता है कि जब वो 5 साल की थी तब वो गुम हो गई थी, तो कैपिटल में ही मिली थी। तो वो सोचने लगता है कि क्या वो तुम ही थी, क्या मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी हो को शॉपिंग मॉल से आवाज़ सुनाई देती है और वो अंदर जाकर देखता है और वो जाकर सू की हेल्प करने लगता है, जिससे लिंग तो चिढ़ जाती है। सू से कहने लगती है कि आप तो वही है ना जो उस दिन हमें मिले थे। तो वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। लिंग तो काफ़ी जल रही होती है और सोच रही होती है कि ये मेरे सामने ही हो पर लाइन मार रही है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर हो उस ड्रेस को सू के लिए खरीदने की बात करता है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है और कहने लगता है कि तुम होते कौन हो, मेरी वाइफ के लिए ड्रेस खरीदने वाले। तो हो कहने लगता है कि मैंने देखा कि सभी लोग मिलकर इसे ही सुना रहे थे, तो मैं तो बस इसकी हेल्प कर रहा था। सू तुरंत जिंग के पास आती है। तो जिंग उसे कहने लगता है कि मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या गया तो फिर से प्रॉब्लम में फंस गई। सू उससे कहती है कि प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैंने ड्रेस खराब नहीं की है। तो वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, और लिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी वाइफ से पंगा मत लेना।
जिसके बाद सू ड्रेस ट्राई करती है जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी और जैसे ही जिंग उसे देखता है वो भी देखता रह जाता है। सू से पूछती है कि ये ड्रेस कैसी लग रही है तो जिंग कहता है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिससे सू थोड़ा सा मायूस हो जाती है। तो जिंग कहता है कि तुम्हारे इस बिहेवियर के चक्कर में लोग समझेंगे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ और हंसने लगता है। तो सू उससे कहती है कि तुम हंसते हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, जिससे जिंग के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो उसे कहती है कि अब हमें ऑक्शन में चलना है। सू वहाँ से चली जाती है तो जिंग सोचने लगता है कि क्या वो मुझे क्यूट लग रही थी। जिसके बाद दोनों ऑक्शन में पहुंचते हैं जहाँ पर वो पहले से ही आया हुआ था। ग्रैंडपा जिंग को कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें ऑक्शन में से सू को कुछ ना कुछ दिलाना होगा वरना देख लेना। जिंग सू को एक जगह पर बैठाता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद आए तुम खरीद लेना। तो सू उसे मना करती है। तो जिंग कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि ग्रैंडपा और मेरे बीच के रिलेशन बिगड़ जाए। ग्रैंडपा ने मुझे कॉल किया था तो तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। तो वो हाँ बोल देती है। ऑक्शन स्टार्ट होता है जहाँ पर सू को कुछ चीज़ें पसंद आती है लेकिन उनकी बोली बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है और वो नहीं खरीद पाती और उस एम्ब्रॉयडरी को हो खरीद लेता है। जिंग उससे पूछता है कि तुमने क्यों नहीं खरीदा। तो वो कहती है कि इतनी ज़्यादा बोली चली गई थी, मुझे ये नहीं चाहिए। जिंग को तो बहुत गुस्सा आता है कि इसे चीज़ें पसंद आ रही है, मैंने इसे पैसे भी दिए फिर भी ये खरीद नहीं रही है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिंग हो के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुमने ये सू को क्यों दिया। तो हो कहता है कि मैंने देखा कि सू उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी लेकिन तुम उसके लिए नहीं खरीद पाए इसलिए मैंने खरीद लिया। तो जिंग कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, तुम्हारे इससे कोई भी लेना देना नहीं है और सू को वहाँ से ले जाता है। जिंग हो के बारे में सोच रहा था और सू से कहने लगता है कि तुम्हारे और हो के बीच में क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं। तो जिंग कहता है कि वो तुम्हारे लिए 2 बार पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो गया, हम दोनों का अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुम दूसरे आदमियों के साथ नहीं जा सकती। जो सुनकर सू तो मायूस हो जाती है क्योंकि जिंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा होता। तभी घर आ जाता है। जिंग तो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। तभी सू देखती है कि वो एम्ब्रॉयडरी उसके पास है और वो सोचने लगती है कि ये मेरे पास कब पहुँचे। ग्रैंडपा जिंग से पूछते हैं कि सू कहाँ पर है। तो जिंग उन्हें बताता है कि मैं उसे कहीं रास्ते में फेंक कर नहीं आया हूँ, वो बस आ ही रही है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और खुश होने की पूरी कोशिश कर रही थी। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुमने कुछ खरीदा नहीं, क्या तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। तभी ग्रैंडपा उसकी आंखों में आंसू देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें जिंग ने बुली किया है, तुम रो क्यों रही हो। जिंग को भी ये देखकर बुरा लग रहा होता है लेकिन सू कहने लगती है कि मेरी आंखों में मिट्टी चली गई है जिसकी वजह से आंसू आ रहे हैं, चिंता की कोई भी बात नहीं है। तो ग्रैंडपा उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं तो सू वहाँ से चली जाती है और जिंग उसके पीछे। जिंग सू के कमरे में जाता है। सू दरवाज़ा खोलती है तो जिंग कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जिंग अंदर जाने लगता है, इतने में ही सू के सर पर दरवाज़ा लग जाता है। जिंग उसे चेक करने लगता है और कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो वो मना करती है। तो जिंग मेडिसिन लेकर आता है। तभी ग्रैंडपा जिंग को देख लेते हैं। तो जिंग कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर रेस्ट कीजिए। तो सू के कमरे में चला जाता है। वहीं बाहर से ग्रैंडपा दरवाज़ा बंद कर देते हैं और कहने लगते हैं कि शादी के बाद कपल साथ में रहते हैं ना कि तुम्हारी तरह अलग अलग रूम में, और तुम कुछ भी कर सकते हो, ये घर साउंड प्रूफ है, मेरी चिंता मत करना। और वहाँ से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। जिंग सू से कहता है कि तुम ग्रैंडपा की बातों को इग्नोर करो। जिंग उसे मेडिसिन अप्लाई करता है। सू को दर्द हो रहा था तो जिंग उसे देखने लगता है। सू उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या बात करने आए थे। तो वो उसके गालों को टच करते हुए कहता है कि क्यों, मैं तुमसे बिना किसी वजह मिलने नहीं आ सकता। सू उसके हाथों को दूर करती है और कहती है कि मुझे बिस्तर लगाना है। तो वो कहता है कि क्यों। तो वो कहती है कि हम एक ही बेड पर तो नहीं सो सकते हैं, तो मुझे अलग से बिस्तर तो लगाना ही होगा, और बिस्तर लेकर लगाने लगती है। जिंग उठता है तभी वो सू के ऊपर गिर जाता है। सू जिंग को खुद से दूर करती है। तभी जिंग की नज़र एम्ब्रॉयडरी पर पड़ जाती है और वो गुस्से में कहने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा और उसका कोई भी लेना देना नहीं है। सू उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया। लेकिन जिंग तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाता है और उसे किस करने लगता है। तभी उसे योयो का कॉल आता है और वो उठकर साइड में जाकर योयो से बात करने लगता है। जिंग उससे कहता है कि तुमने अभी मुझे कॉल क्यों किया। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, तुम्हें तो पता है कि मेरे लिए मिस्टर चैन का इनविटेशन कितना इंपॉर्टेंट था, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा। तो वो कहता है कि तुम शादी के दिन मुझे अकेले छोड़कर चली गई बिना इस बात की परवाह किए कि मैं लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। योयो कहती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो जिंग कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाती। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म होता है, और कॉल कट कर देता है। जिंग सू के पास जाता है जो बिस्तर के अंदर छुप चुकी थी। जिंग नाटक करते हुए कहता है कि पता नहीं सू कहाँ चली गई, मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे मिल पाएगी, तो मुझे सो जाना चाहिए। और तुरंत बेड पर उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि जो हमने स्टार्ट किया था चलो उसे ख़त्म करते हैं, फिर हमें जल्दी सोना भी है क्योंकि मुझे कल काम पर भी तो जाना है। और सू के साथ सो जाता है। ग्रैंडपा जिंग और सू को देखने आते हैं और उन्हें साथ में सोते हुए देखकर खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि मिस्टर गू मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि जिंग और सू साथ में सो रहे हैं, जो सुनकर असिस्टेंट भी खुश होता है। तभी जिंग बाहर आता है और असिस्टेंट से कहता है कि हमारी आज मीटिंग है, और वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट मुस्कुराने लगता है। जिंग भी आज बहुत ज़्यादा खुश था। असिस्टेंट उसे देखकर सोचने लगता है कि जब सर योयो के साथ थे तब तो वो इतना ज़्यादा खुश नहीं रहते थे, और वो जिंग को सू के नाम से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा देता है, जिससे जिंग कहने लगता है कि क्या तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो असिस्टेंट वहाँ से भाग जाता है और जिंग मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में सू ऑफिस पहुंचती है जहाँ पर फैंगना उसे प्रोजेक्ट के बाकी डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि ये मिस्टर गू ने तुम्हें देने के लिए कहा था। तो सू उसे ले लेती है
और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर फेंगना तिंगतिंग से कहने लगती है कि इसने मेरा प्रोजेक्ट छीना है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। जिसके बाद सू तिंगतिंग के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि मैंने जो तुम्हें फाइल भेजी है तुमने प्रिंट कर दी। तो तिंगतिंग कहने लगती है कि प्रिंटर खराब हो गया है और वहाँ से जाने लगती है। तो सू उसे रोकती है। तो तिंगतिंग कहती है कि मेरी छुट्टी हो गई है। तभी सू को जिंग का मैसेज आता है कि मुझे आकर मिलो। तो सू वहाँ से चली जाती है। तभी तिंगतिंग तुरंत लैपटॉप के पास जाती है और उसमें कुछ करने लगती है। इधर हो का असिस्टेंट उसे बताता है कि सू ने जिंग की कंपनी ज्वाइन कर ली है। तो हो कहता है कि तुम डॉक्यूमेंट भेज दो और कहो कि इस प्रोजेक्ट को सू ही संभालेगी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ बचपन में घर छोड़कर भाग गया था क्योंकि उसके पेरेंट्स काफ़ी झगड़ा करते थे। यहाँ पर हुआ काफ़ी रो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और उसे खाने के लिए देती है और उसे अपना बैग देकर घर जाने के लिए कहती है। प्रेजेंट में वो सोचता है कि मुझे मतलब नहीं है कि तुम्हारा जिंग के साथ कैसा रिश्ता है, लेकिन अब बस तुम मेरी हो। इधर सू जिंग के पास पहुंचती है तो जिंग कहने लगता है कि कल क्लाउड प्रोजेक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन होने वाला है, तो तुम्हारी पूरी तैयारी है ना। तो वो कहती है कि हाँ मेरी पूरी तैयारी है, लेकिन मैंने अभी प्रिंट आउट नहीं निकाले है क्योंकि ऑफिस का प्रिंटर खराब हो गया था। तो जिंग कहता है कि ये इतना बड़ा ऑफिस है, तुम इस बात की चिंता मत करो, उसका बैकअप रख लो और घर चलते हैं, मैं तुम्हारा बाहर वेट करूंगा। तो सू खुश हो जाती है और तुरंत अपने लैपटॉप के पास जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो उसका प्रोजेक्ट है ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। बाहर जिंग सू का वेट कर रहा था। सू को काफ़ी देर हो चुकी थी। तो जिंग उसे लेने के लिए ऑफिस में जाता है और देखता है कि सू अपनी टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो वो सू को बाहर आने के लिए कहता है और रीज़न पूछता है। तो वो बताती है कि मेरी फाइल तो इस लैपटॉप में है ही नहीं, वो शायद डिलीट हो गई है। तो जिंग कहता है कि तुम इतनी सी बात के लिए इतनी ज़्यादा चिंता कर रही हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो फोल्डर को रिकवर कर देता है। जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जिंग के गले लग जाती है। जिंग उसे घर चलने के लिए कहता है। तभी सू कहती है कि जो डॉक्यूमेंट आपने फेंगना को दिए थे वो भी मेरे डेस्क पर नहीं है। तो वो कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा और उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट डे जब सू ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ पर फेंगना कहती है कि क्लाउड प्रोजेक्ट के लोग आ चुके हैं मीटिंग के लिए, तो तुम जल्दी अपने रिजाइन्स लेकर आओ। सू तुरंत अपना सामान उठाती है और जाने लगती है। वहीं तिंगतिंग तो सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो कल इसके सारे रिजाइन्स डिलीट कर दिए थे, तो ये उन्हें कैसे दिखा सकती है। जिसके बाद सू प्रेजेंटेशन दे रही होती है और अपने रिजाइन्स दिखा रही होती है। वहीं मिस्टर हुआंग सू को देखकर सोचने लगते हैं कि अगर मेरी बहन होती तो वो भी सू के बराबर ही होती है। सू अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करती है। मिस्टर हुआंग अपने लोगों से पूछने लगते हैं कि मुझे सू के डिजाइन अच्छे लगे, तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो। तभी जेंग नाम का एक बंदा कहने लगता है कि तुमने हमारी कंपनी के गलत डाटा को यूज़ किया है, तुमने ऐसा क्यों किया। फेंगना ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और सू से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें क्लाउड कंपनी का डाटा दिया था, तुमने उसको छोड़कर ये क्या गलत डाटा यूज़ कर लिया है। क्या तुम हमारी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब करना चाहती हो। और उन लोगों से माफ़ी मांगने लगती है कि मैं खुद इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दूंगी, आप हमें एक और मौका दीजिए। जेंग कहने लगता है कि मैंने सुना है कि ये लड़की अभी ही ग्रेजुएट हुई है और आपने नई लड़की को हमारा प्रोजेक्ट दे दिया। पहले ये प्रोजेक्ट फेंगना के पास ही था और उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तो आपने ये प्रोजेक्ट उनसे लेकर इसे क्यों दिया। और जिंग पर ही ब्लेम लगाने लगता है कि क्या आप इस लड़की को पसंद करते हैं। तो सू कहती है कि आप ऐसा कहकर हम दोनों की ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जेंग तो सू को ही सुनाने लगता है। तभी जिंग कहता है कि सब में सू की कोई भी गलती नहीं है। सू कहती है कि मुझे जो डाटा मिला था मैंने वही डाटा रखा है, अब मुझे फेंगना ने ही गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो फेंगना कहने लगती है कि तुम अपनी गलती मुझ पर लगा रही हो, मैंने तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन दी थी, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या। तो सू उसकी दी हुई फाइल सबको दिखाती है, जिसे देखकर फेंगना तो हैरान हो जाती है कि ये इसके पास कैसे आई, और कहने लगती है कि मैंने तुम्हें ये फाइल नहीं दी, मैंने तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन वाली फाइल ही दी थी, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये फाइल मैंने तुम्हें दी है। तभी जिंग कहता है कि मेरे पास सबूत है और सबूत दिखाता है और फुटेज दिखाता है जिस टाइम फेंगना ने सू को फाइल दी थी और वो जब फाइल वापस चोरी करके ले गई थी, वो फुटेज भी दिखाई जाती है। ये देखकर फेंगना तो हैरान हो जाती है। जिंग मिस्टर हुआंग से कहता है कि इसमें सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि आपके लोग भी इंक्लूड थे, जिससे मिस्टर हुआंग को तो कुछ समझ नहीं आता। तभी जिंग कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं कि हम लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जिंग कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, और वो फुटेज दिखाता है जिसमें जेंग और फेंगना साथ में मिलकर फाइल चोरी कर रहे थे, जो देखकर जेंग भी हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है। वहीं फेंगना तो सुपर भड़क जाती कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, अगर तुम मेरा प्रोजेक्ट नहीं छीनती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। जिंग असिस्टेंट से कहता है कि इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो, तो असिस्टेंट उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। मिस्टर हुआंग कहते हैं कि ये तो चले गए, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट तो अभी भी बाकी है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो सू उन्हें नया डिज़ाइन दिखाने लगती है और कहती है कि जैसे ही मुझे शक हुआ कि डाटा गलत है, तो मैंने सर्वे के थ्रू कुछ और डिज़ाइंस बनाए हैं जो आपके मार्केट डाटा से बिल्कुल मैच करते हैं, और ये चीज़ मुझे मेरे गुरु ने सिखाई है। मिस्टर हुआंग उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है। तो सू बताती है कि लीकिन। तो मिस्टर हुआंग कहते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, पहले मेरा प्रोजेक्ट उनके पास ही जाने वाला था, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। जिसके बाद जिंग और मिस्टर हुआंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। यहाँ पर मिस्टर हुआंग सू को इन्विटेशन कार्ड देता है और कहता है कि मैंने नए होटल पर पार्टी रखी हुई है, आप और जिंग जरूर आना, और वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। जिंग सू से कहता है कि चलो आप कल रात वाले इंसिडेंट वाले आदमी को पकड़ते हैं। जिंग ऑफिस में जाकर पूछता है कि तिंगतिंग कौन है। सभी लोग जिंग के मुंह से तिंगतिंग का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी तिंगतिंग वहाँ पर आती है। तो जिंग अनाउंस करता है कि सू ने बहुत अच्छा काम किया है, इस वजह से सभी को 3 दिन की पेड लीव मिलती है, और साथ में ही तिंगतिंग को कहने लगता है कि फेंगना ने कंपनी के फंड चुराकर मिसयूज़ किया है, जिस वजह से पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है, और तुम उसके साथ काम कर रही थी और तुमने सू को फंसाने की कोशिश की थी, तो तुम्हें भी ऑफिस से बाहर निकाला जाता है। तिंगतिंग तो उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता और वहाँ से जाने के लिए कहता है। तिंगतिंग वहाँ से चली जाती है।
सू और जिंग भी अपने ऑफिस को जा रहे थे, तभी सू जिंग को सारी चीज़ों के लिए थैंक यू कहती है। तो वो उसके पास आकर कहता है कि बस थैंक यू, तो वो उसके गालों पर किस कर देती है। तो जिंग उसे पकड़कर किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हो योयो की फ़ोटो देख रहा था और कहता है कि जिंग की पसंद बिल्कुल बेकार है, वो इससे पहले शादी करना चाहता था। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, आपको मिसेस गुही की पसंद है। तो हो कहता है कि मैं और सू बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, वो जिंग ही हम दोनों के बीच में आया है, चलो जाकर यो का नंबर मुझे दो। असिस्टेंट यो का नंबर मिलाकर उसे देता है, तो वो यो से कहने लगता है कि तुम्हें पता है जिंग ने शादी कर ली है, जो सुनकर यो तो हैरान हो जाती है। इधर सू और जिंग होटल में थे। सू जिंग से कहती है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, तभी जिंग उससे कहता है कि तुमसे ज़्यादा सुंदर नहीं है और उसे किस करने वाला था। तभी वहाँ पर मिस्टर हुआंग आ जाते हैं और वो उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। तो जिंग उन्हें बता देता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, जो सुनकर मिस्टर हुआंग भी खुश होते हैं और वो कुछ कहना चाह रहे होते हैं लेकिन हिचकिचा रहे थे। तो जिंग कहता है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो मिस्टर हुआंग उसे अंदर ले जाता है और अपनी मॉम को दिखाते हुए कहता है कि इन्हें अल्जाइमर है। और सू से कहता है कि अगर मेरी बहन जिंदा होती तो वो तुम्हारी ही बराबर होती। तुम्हें पहली बार देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम ही मेरी बहन हो। क्या तुम मेरी बहन बनकर मेरी मॉम से मिल सकती हो। सू जिंग की तरफ देखती है तो जिंग कहता है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर सकती हो। तो सू मॉम के पास चली जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। मॉम को भी सू अपनी बेटी की तरह ही लग रही होती है। फिर सू खड़ी होकर बाहर की तरफ जाने लगती है तो जिंग उसे रुकता है। तो सू बताती है कि आंटी हुआंग पहाड़ के पीछे से स्ट्रॉबेरी मंगवा रही है। तो जिंग कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं लेकर आता हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। और वो वहाँ से चला जाता है। सू जिंग का इंतजार कर रही थी लेकिन वो अभी तक आया नहीं था, तो वो बाहर जाने लगती है। तभी आंटी हुआंग सू को रोक लेती है और उसे छाता देती है। तो वो छाता लेकर वहाँ से चली जाती है और जिंग को ढूंढने लगती है और इसी चक्कर में वो नीचे भी गिर जाती है। तभी वो जिंग को ढूंढ लेती है, जिसके पैरों में चोट लगी हुई थी। सो तुरंत उसके पास आती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट लग गई। तो जिंग कहता है कि तुम दोबारा मुझसे कभी भी सॉरी और थैंक यू मत कहना, और उसे किस करता है और कहता है कि अगर तुम दोबारा ये सब बोलोगी तो मैं तुम्हें फिर से किस करूँगा, जिससे वो मना करने लगती है। सू को भी चोट लगी हुई थी क्योंकि वो गिर गई थी, जो देखकर जिंग उसके लिए वरी होने लगता है। जिंग कहता है कि चलो हम जल्दी से घर चलते हैं, और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। इधर मिस्टर हुआंग जिंग और सू को ढूंढने के लिए अपने सर्वेंट लगाते हैं। इधर योयो को जिंग और सू की शादी की न्यूज़ मिल चुकी थी, तो उसे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो तुरंत अपनी वापस आने की फ़्लाइट बुक करती है। इधर सू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और जिंग ने उसे उठाया हुआ था। तो सू कहती कि तुम्हारे भी पैर पर चोट लगी है, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। लेकिन जिंग उसे मना करता है। सू कहने लगती है कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे हर प्रॉब्लम से बचाया है, मेरी ग्रैंडमा को भी बचाया था और सू फैमिली से भी मुझे बचाया है, और सभी चीज़ों के लिए उसे थैंक यू कहने लगती है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा, तुम इस सब के लिए मुझे थैंक यू मत बोला करो, तुम मुझे बोर कर रही हो। तभी अचानक सू बेहोश हो जाती है और जिंग तो काफ़ी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सू हॉस्पिटल में होती है, तभी सू मूवमेंट करती है तो जिंग डॉक्टर को लेने के लिए वहाँ से जाता है। तभी जिंग को योयो मिल जाती है, जो उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वापस आ गई। जिंग कहता है कि चलो हम बाहर जाकर बात करते हैं, और दोनों बाहर चले जाते हैं। वहीं सू को होश आ चुका था और उन दोनों को साथ देखकर वो रोने लगती है। योयो जिंग के गले लगती है तो जिंग उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ का रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो योयो कहने लगती है कि तुम मुझसे इतनी जल्दी प्यार कैसे कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, मैं तुम्हारे लायक बनने के लिए अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने गई थी। तो जिंग कहता है कि अगर तुमने ये सब मेरे लिए किया होता तो तुम एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखती, तुमने शादी के टाइम पर मेरा मजाक बना दिया था। अब मैं अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दोबारा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। योयो तो रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। तभी सू भी उन दोनों को देख लेती है। योयो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को बचाने की कोशिश की थी और तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुमसे मेरा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा था। तो जिंग उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि उस टाइम पर तुमने उन्हें बचाया था, उसकी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ और उन्हीं की खातिर मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहा हूँ। लेकिन जब मैं सू से मिला तब मुझे पता चला कि मैं कभी तुमसे प्यार करता ही नहीं था, वो बस तुम्हारे लिए सिंपैथी थी। तो बेटर होगा कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत होगी तो तुम मुझसे मांग लेना। तो योयो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए अब्रॉड से पढ़ाई छोड़कर वापस आई हूँ। तो जिंग कहता है कि पहले भी तुम्हारा ही डिसीजन था, जो तुम अब्रॉड में जाकर पढ़ाई करने लगे वो भी हमारी शादी को छोड़कर, और अभी तुम ही अपना डिसीजन लोगी, तुम्हें यहाँ रहना है या अब्रॉड में। और वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर योयो को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इधर सू तो बेचारी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और कहने लगती है कि अब वो वापस आ गई है तो मुझे उसे डिवोर्स दे देना होगा, और किसी को कॉल करके कहती है कि मुझे एक रेंटल हाउस ढूंढना है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही थी। तभी ग्रैंडपा उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो झूठ बोल देती है कि मेरी बिजनेस ट्रिप है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि क्यों उसने तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है कि तुम्हें बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है, मैं उस नालायक को समझाऊंगा। तो सू कहती है कि नहीं, इसमें जिंग की कोई भी गलती नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, तुम आराम से जाना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। तो वो वहाँ से चली जाती है और रोने लगती है कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाती तो आप जिंग को फोर्स करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो अगर मुझसे प्यार नहीं करता और ज़बरदस्ती मेरे साथ रहे, और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इधर हुआ को उसका असिस्टेंट बताता है कि योयो वापस आ चुकी है और अब सू एक नया घर ढूंढ रही है, जो सुनकर हुआ को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो असिस्टेंट को एक नया प्लान बताता है। इधर सिंह हॉस्पिटल में था और फ़ोन की तरफ देखकर सोच रहा था कि 3 दिन हो गए मुझे हॉस्पिटल में, लेकिन सू एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। उसे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज होऊंगा ना तब उसे बताऊंगा।
तभी वहाँ पर योयो आने लगती है। तो जिंग को पहले तो लगता है कि सू आई होगी, लेकिन जैसे ही वो योयो को देखता है तो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते। तो जिंग कहता है कि मैंने तुम्हें कल ही क्लियर कर दिया था कि मुझे दोबारा परेशान मत करना। तो वो कहती है कि क्या हम दोस्त बनकर भी नहीं रह सकते हैं। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैंने तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। तो जिंग कहता है कि ठीक है, अब तुम जा सकती हो। योयो को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है कि जिंग बस मेरा है, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिंग सू का कॉल ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तो वो ग्रैंडपा को कॉल करता है। तो ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि वो तो बिजनेस ट्रिप पर गई है, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम कैसे हस्बैंड हो। जिंग तो ये सुनकर हैरान हो जाता है और तुरंत कॉल कट करता है। ग्रैंडपा अपने सर्वेंट को जिंग और सू पर नजर रखने के लिए कहते हैं। इधर जिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे डांटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सू को बिजनेस ट्रिप पर भेजने की। तो असिस्टेंट बताता है कि मैंने उन्हें बिजनेस ट्रिप पर नहीं भेजा है, बल्कि मैडम तो 3 दिन से ऑफिस ही नहीं आई है। जो सुनकर जिंग तो हैरान हो जाता है और कॉल करके सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है और वो कहता है कि कहीं उसने मुझे और योयो को साथ में तो नहीं देख लिया। इधर सू अपने घर को सेट कर रही थी और सोचने लगती है कि ये घर तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। अगर लैंडलॉर्ड को अचानक से अब्रॉड नहीं जाना होता तो मुझे ये इतने सस्ते में नहीं मिलता। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। सू बाहर हुओ को देखती है। वो कहने लगता है कि मैं इसके ऊपर वाले घर में रहता हूँ, मेरा घर लीक हो रहा है, ज़रा तुम चेक कर लो, इससे तुम्हारा घर तो लीक नहीं हो रहा ना। तो वो चेक करने लगती है और उसे जाकर बताती है कि यहाँ पर कोई भी लीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वो उससे उसका फ़ोन नंबर ले लेता है और कहता है कि इससे हम फ्यूचर में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो सू भी उसे अपना नंबर दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। सू दरवाज़ा बंद करती है। तभी दरवाज़ा दोबारा से नॉक होता है। तो सू कहने लगती है कि अब क्या ज़रूरत है, और दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वहाँ पर जिंग आया हुआ है। सू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम किसकी उम्मीद कर रही थी, और डायरेक्ट उसे किस करने लगता है। सू उसे खुद से दूर करती हुई कहती है कि अब योयो वापस आ गई है, तो जैसा हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हम डिवोर्स लेंगे, तो मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चाहिए। और उसे कॉन्ट्रैक्ट वापस देती है। तो जिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और कहने लगता है कि जिंदगी में तो मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं देने वाला, और उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। जिसके बाद वो उठती है और जिंग से दूर जाने लगती है। तो वो उसे पकड़ ले और कहता है कि मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, योयो और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे पहले बहुत ज़्यादा रूड था, लेकिन उस टाइम पर योयो ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन अब मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। तो सू उसे खुद से दूर करती हुई कहती है कि मैंने हॉस्पिटल में सब कुछ देखा था कि तुम कैसे उसके गले लगे हुए थे, क्या तुम शादी के बाद मैरिटल अफेयर रखना चाहते हो। तो जिंग उस पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम भी क्या क्या सोचती रहती हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि हमारे बीच जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो चुका है, और हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था वो एक्सीडेंटल था, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तुम घर से क्यों भागी। तो वो बताती है कि मुझे लगा कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। तो वो कहता है कि आगे से ऐसा कभी भी मत करना, और जो तुमने किया है ना उसके बदले तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। जिस पर सू कहने लगती है कि कल रात की तरह। तो वो उस पर हंसता है और कहता है कि मैं तो ब्रेकफास्ट की बात कर रहा था, अगर तुम कुछ और करना चाहती हो तो ठीक है। तभी से तुरंत खुद को कवर कर लेती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो जिंग वहाँ से उठता है और कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद दोनों खाना खाते हैं। जिंग सू से कहने लगता है कि तुम अपना सामान पैक कर लो, हम वापस जाएंगे। तो वो कहती है कि मैंने इसका रेंट दे दिया है। तो जिंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँगा, तो मेरा सामान लेने चलो। तो वो मान जाती है। दोनों घर पहुँचते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा जिंग पर भड़क जाते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से सू घर छोड़कर भाग गई। सू ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ग्रैंडपा उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे कहने लगते हैं कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। और सू को वहाँ से भेज देते हैं और जिंग की अच्छे से पिटाई करने लगते हैं कि योयो और तुम्हारी वजह से सू घर छोड़कर चली गई, तुमने उसकी ग्रैंडमा को वादा किया था कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे, जो वादा तुम नहीं निभा पाए। सर्वेंट ये सब देखता है तो तुरंत सू के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि ग्रैंडपा जिंग की पिटाई कर रहे हैं और अभी अभी वो रिकवर हुए हैं, इससे उनकी हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। जो सुनकर सू तो हैरान हो जाती है और तुरंत नीचे जाकर ग्रैंडपा के बीच में आ जाती है, जिससे उसे भी लग जाती है। जिंग उससे कहने लगता है कि तुम अपने रूम में जाओ, लेकिन सू मना करती है और ग्रैंडपा को कहने लगती है कि वो बहुत बड़ी गलतफहमी थी, इसमें जिंग की कोई भी गलती नहीं है। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सीधी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह ही मानता हूँ, तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे आकर बताना, अकेले सेट मत होना। और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सू उसे मेडिसिन अप्लाई कर रही थी और उससे कहने लगती है कि अगर मैं घर छोड़कर नहीं जाती तो तुम्हारी इतनी पिटाई नहीं होती। तो वो कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तुम प्लीज़ रो मत, अगर ग्रैंडपा को दोबारा पता चलेगा तो वो दोबारा से मुझे मारेंगे। तो सू उससे चुप करवाती है और उसे मेडिसिन अप्लाई करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर वो सू के घर पर जाता है और वहाँ पर सू के न मिलने पर वो सू को मैसेज करता है। वही जिंग सू का फ़ोन उठाता है। तभी सू कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए शावर अरेंज कर दिया है, तुम जाकर शावर ले लो। जिंग कहता है कि तुम्हें किसी का मैसेज आया हुआ है, उससे फ़ोन देता है। सू हो का मैसेज देखती है। जिंग पूछता है कि किसका मैसेज है। तो सू कहती है कि मेरे नेबर का मैसेज है, वो मेरे घर पर गया था लेकिन मैं उसे नहीं मिली, तो उसने मुझसे पूछा है। तो जिंग कहता है कि तुमने इतनी जल्दी अपने नेबर का फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। तो वो कहती है कि बस ऐसे ही, तुम जाकर शावर ले लो। तो जिंग कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो और उसे पकड़ लेता है।
इधर यो सू का प्रोजेक्ट देख रही थी और कहने लगती है कि ये प्रोजेक्ट भी मेरा है। तभी उसे हो की कॉल आती है, जिसके बाद वो दोनों मिलते हैं। यो उससे पूछने लगती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, तो वो उसे नहीं बताता। तो यो कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे कहने लगता है कि क्या होगा अगर जिनको कार एक्सीडेंट की सच्चाई पता चल जाएगी। तो यो पूछने लगती है कि तुम्हें क्या क्या पता है। तो वो उसे एक एनवलप देता है, जिसे देखकर यो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, लेकिन तुम कभी भी जिंग को ये सब नहीं बताओगे। तभी वहाँ पर लिंग आ जाती है और यो के ऊपर रिंग गिरा देती है और वो उसे कहने लगती है कि ये कौन है, और यो से लड़ाई करने लगती है। वो उन्हें रुकने के लिए कहता है और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इधर सु ब्रेकफास्ट करके जा रही थी, तभी जिंग उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दीबाजी कहाँ के लिए हो रही है, और उसे रोमांटिक होते हुए कहने लगता है कि अगर तुम्हें जल्दी है तो क्यों ना तुम मुझे खाना खिला दो। तो सो उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि तुम थोड़ा सीरियस भी हो जाया करो, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सु कंपनी में यो से टकरा जाती है और यो को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। यो अनजान बनते हुए नाटक करने लगती है कि मैं कंपनी की न्यू डिज़ाइनर हूँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना। तो सू से कहती है कि मुझे काम है और वहाँ से चली जाती है। ये तो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और हो को कॉल करके कहती है कि क्लाउड प्रोजेक्ट में तुम मेरी हेल्प करना। नेक्स्ट सीन में ये जिंग के रूम में पहुँच जाती है। जिंग उससे कहने लगता है कि क्या तुम दरवाज़ा नॉक नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि क्या हम इतने ज़्यादा अजनबी हो गए हैं। जिंग कहता है कि मैंने तुम्हारी विश के अकॉर्डिंग तुम्हें ऑफिस में ज्वाइन करवा दिया है, अब तुम दोबारा से मेरे पेरेंट्स का सहारा लेकर मुझ पर प्रेशर क्रिएट मत करो। तुम्हें कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जा सकती हो। यो उससे कहती है कि मैंने क्लाउड प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिज़ाइन सिलेक्ट किए हैं। तो वो कहता है कि क्लाउड प्रोजेक्ट पर कोई और काम कर रहा है। तो वो कहती है कि सू कर रही है ना, क्या तुम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग नहीं रख सकते, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि मेरे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानता और असिस्टेंट को बुलाता है और असिस्टेंट से कहता है कि इसे आज के बाद मेरे रूम में बिना परमिशन के अलाउ मत करना। तभी असिस्टेंट जिनको बताता है कि क्लाउड प्रोजेक्ट में और सिया हेडक्वार्टर ने डिसाइड किया है कि ये इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी और इसमें मिस्टर हुआंग भी कुछ नहीं कर सकते। जिंग यो को वहाँ से भेज देता है और असिस्टेंट से कहता है कि ज़रूर इसके पीछे कोई और बात होगी, तुम इन्वेस्टिगेशन करवाओ। असिस्टेंट कहता है कि क्या सू को इस बारे में बताना है, लेकिन जिंग उसे मना कर देता है। इधर यो सू के पास जाकर कहने लगती है कि क्लाउड प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट मुझे दे दो क्योंकि अब मैं इसे संभालने वाली हूँ। तो सू कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो झूठ बोलने लगती है कि शायद जिंग को ऐसा लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा कैपेबल हूँ। तो सभी लोग वहाँ पर बातें करने लगते हैं कि यो तो अब्रोड से डिजाइनिंग करके आई है, तो उसका टैलेंट तो सू से कई गुना ज़्यादा होगा। जो सुनकर सू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जिंग के पास पहुँच जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या क्लाउड प्रोजेक्ट यो को दे दिया है। तो जिंग कुछ भी नहीं कहता। तो सू कहने लगती है कि इसका मतलब कि तुमने वो प्रोजेक्ट उसको दे दिया है, और वहाँ से जाने लगती है। तो जिंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा आकर मुझसे पूछना। तो सू उसके पास आती है और कहती है कि मैंने तुमसे ही आकर पूछा है, और तुम्हारी चुप्पी साबित करती है कि वो सही बोल रही थी। तो जिंग उसे बताता है कि और सिया डिपार्टमेंट ने ही यो को चीफ डिज़ाइनर बनाया है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। जिंग उसे कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनर हो, शायद वो लोग तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं जानते, और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर यो आ जाती है। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो जिंग यो को कहने लगता है कि अब ओवरसिया ने तुम्हें प्रोजेक्ट दे दिया है तो तुम्हें अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी होगी। तो वो कहती है कि हाँ जिंग, मैं अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगी। तो जिंग उसे कहता है कि तुम मुझे जिंग नहीं बल्कि मिस्टर गू कहकर बुलाओगी। जो सुनकर उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर जिंग को बताता है कि जिस घर में सू रह रही थी वो घर वो के नाम पर है, और वो मैडम के ऊपर वाले घर पर ही रहता है। जो सुनकर जिंग तो हैरान हो जाता है और उसे सू की बातें याद आने लगती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं बाहर से यो उनकी सारी बातें सुन रही थी और मुस्कुराने लगती है कि मैंने तुम्हें सीधा साधा समझा था, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक निकली। वहाँ पर तुमने जिंग को फंसाया हुआ है और वहाँ पर हुओ पर भी लाइन मार रही हो। जिंग तो गुस्से में तुरंत सू के पास पहुँच जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। इधर यो लिंग के पास पहुंचती है। तो लिंग कहने लगती है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया। तो यो कहती है कि मैं और हुओ पार्टनर्स है, तो मेरे लिए तुम्हारा नंबर निकालना बड़ी बात नहीं है। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि सू हुओ को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, और जिस घर में वो रहती है उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में हुओ रहता है। जो सुनकर लिंग को तो बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और यो से पूछने लगती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, उसने मुझसे जिंग को छीन लिया है। इधर जिंग सू को लेकर उसके घर पहुंचता है, उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तो सू कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जिंग उसे जबरदस्ती दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो जिंग से कहने लगता है कि चाहे तुम जितना मर्जी गुस्सा हो, तुम्हें एक औरत पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जिंग तो काफी गुस्से में होता है और गुस्से में उस पर हाथ उठा देता है। तो वो भी उसे मारने लगता है और दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो सू उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। तो जिंग कहता है कि तुम अभी भी इसे बचाने की कोशिश कर रही हो। तो सू हो को कहती है कि तुम जाओ। तो हो कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, और वहाँ से चला जाता है। सू जिंग को अंदर ले जाती है। यहाँ पर जिंग जबरदस्ती उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, तो वो रोने लगती है। जो देखकर जिंग कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे इतना नफरत करती हो कि मेरे छूने से भी रो रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो जिंग कहने लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, पहले वो तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदने के लिए तैयार था, फिर तुम्हारे लिए एम्ब्रॉयडरी लेकर आया, और फिर उसके बाद तुम उसके घर पर रह रही हो, और आज वो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ने को भी तैयार हो गया, और तुम अभी भी इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह रही हो। सू तो ये सुनकर हैरान हो जाती कि ये उसका घर है, और कहने लगती है कि ज़रूर इसमें कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये हो का घर है। जिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम मौका दे रहा हूँ कि उसके साथ जो भी है ख़त्म करो। तो सू कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा करो मेरा, और उसका ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिंग तो उसे किस करने लगता है।
इधर लिंग बॉस ली के साथ रोमांस कर रही थी। लिंग बॉस ली से कहने लगती है कि तुम्हें सू तो याद ही होगी। तो बॉस ली कहता है कि हाँ वही जो जिंग की वाइफ है। वो आदमी तो बिल्कुल पागल है, उसने तो अपने सारे बॉडीगार्ड को बुला लिया था। तो लिंग कहने लगती है कि क्या तुम अपना बदला नहीं लेना चाहते? तुम्हें तो सू बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्यों ना तुम सू को पकड़ लो। तो बॉस ली मना करता है, लेकिन लिंग उससे कहने लगती है कि जिंग अब उससे बहुत ज़्यादा बोर हो गया है, क्यों ना तुम उसे उठा लो और जो चाहे उसके साथ करो। तो वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो? तो लिंग हाँ कहती है, तो वो मान जाता है। इधर जिंग उठता है और सू से कहने लगता है कि मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं किसी को तुम्हारा सामान पैक करने के लिए भेज दूंगा, तुम दोबारा से ओल्ड हाउस में ही रहोगी। तो सू से कहने लगती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो वो उससे कहता है कि दोबारा से इन सब बातों का जिक्र मत करना, चुप जो कहूँ वो करो, और वहाँ से चला जाता है। तो रोने लगती है और सोचने लगती है कि तुम योयो को अपनी कंपनी में लेकर आ गए और मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हो। क्या तुम मुझे अपने खेलने की चीज़ समझते हो? तभी उसको वॉमिटिंग फील होती है और वो सोचने लगती है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वहाँ से चली जाती है। वो बाहर निकलती है, तभी उसे हो मिल जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा चेहरा पीला पड़ चुका है, क्या हुआ है? लेकिन वो उसके क्वेश्चन को इग्नोर करती है और उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि ये घर तुम्हारा है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक कुछ भी याद नहीं आया? जो सुनकर सू थोड़ा हैरान हो जाती है। तो वो उसे बताता है कि जब मैं 8 साल का था तब मैं घर से भाग गया था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। उस टाइम पर तुमने ही मुझे खाना दिया था। तो सू कहती है कि अच्छा तो तुम वो हो? तो वो हाँ कहता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहली ही मुलाकात में पहचान लिया था। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें जा भी जाना है। लेकिन सू उसे मना कर रही होती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी ही काइंडनेस को रीपे कर रहा हूँ। तो वो उसके साथ चली जाती है। तभी असिस्टेंट सू के घर पर पहुंचता है और सू को घर पर ना देखकर तुरंत जिंग को कॉल कर देता है। इधर सू रिपोर्ट देखती है जहाँ पर वो प्रेग्नेंट थी। वहीं पर हो और सू को योयो भी देख रही थी और उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि सू प्रेग्नेंट है, और वो उन दोनों की फोटो खींच लेती है। सू हो से कहने लगती है कि तुम अभी तक गए क्यों नहीं? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो मैं ही तुम्हें वापस छोड़ने जाऊँगा। तभी सू को जिंग का कॉल आता है और वो सू से पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। सू जिंग से कहने लगती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो कहता है कि तुम कंपनी ही आ जाओ वापस। तो वो ओके बोल देती है और हो से कहती है कि मुझे अभी कहीं जाना है, और वहाँ से चली जाती है। इधर योयो जिंग के पास पहुंच जाती है और सू और हो की फोटो दिखाती है और कहती है कि मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई, तो मैंने देखा कि सू और हो के बीच में अफेयर चल रहा है। जो देखकर जिंग को तो बहुत गुस्सा आता है और वो योयो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन योयो जिंग के लिए समथी दिखाने लगती है, लेकिन जिंग उसे डांटकर वहाँ से भगा देता है। तो वो बाहर आती है। तभी उसे सू मिल जाती है और वो सू से कहने लगती है कि मुझे तुमसे जिंग के रिगार्डिंग कुछ बात करनी है। तो सू उसके साथ चली जाती है। सू कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी है? तो योयो कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं जिंग का पहला प्यार थी। अंकल आंटी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और जिस दिन अंकल आंटी का कार एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैंने उन्हें बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उनकी डेथ हो गई। और उनकी लास्ट विश थी कि जिंग मेरा अच्छे से ख्याल रखे। सू कहने लगती है कि अगर तुम्हें यही बकवास करनी है तो मैं चलती हूँ, और वहाँ से जाने लगती हैं। तभी योयो कहती है कि उस कार एक्सीडेंट में मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। जो सुनकर सू तो हैरान हो जाती है कि क्या तुम जिंग के बच्चे से प्रेग्नेंट थी? तो वो हाँ कहती है और कहती कि उसके बाद मुझे पता चला कि मैं कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जिंग तो मेरे साथ बच्चा अडॉप्ट करने के लिए भी तैयार था, लेकिन मैं चाहती थी कि हमारा खुद का बच्चा हो। तो मैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए अब्रॉड चली गई, और उस दौरान मुझे पता चला कि जिंग ने तुमसे शादी कर ली है और वो तुम्हें प्रेग्नेंट करके तुम्हारे बच्चे को लेकर मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। ये सब सुनकर तो सू हैरानी हो जाती है और कहने लगती है कि जिंग मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो योयो नाटक करती है और कहती है कि अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती, अब तुम सोच लो। और वहाँ से चली जाती है। सू को जिंग का कॉल आता है और वो जिंग का कॉल कट कर देती है और अपने बच्चे से कहने लगती है कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। इधर जिंग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो असिस्टेंट से कहता है कि पता करो कि सू कहाँ पर है। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर योयो आ जाती है और वो कहने लगती है कि मैं अंकल आंटी के बारे में तुमसे बात करना चाहती हूँ। मुझे पता चला है कि अंकल आंटी का कार एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। जिंग पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सबूत है? तो वो कहती है कि हाँ, अगर मेरे साथ तुम अभी चलते हो तो मैं तुम्हें सबूत दिखा सकती हूँ। और वो जिंग को अपने साथ ले जाती है, जो कि सू भी देख लेती है। और वो सोचने लगती है कि क्या जो कुछ भी योया ने कहा था वो सब कुछ सच था, क्या तुम बस मेरे बच्चे के लिए मेरे साथ हो। तभी बॉस ली सू को डंडा मार कर बेहोश कर देता है। जब सू को होश आता है तो वो देखती है कि वो बंधी हुई है और खुद को खोलने की कोशिश करती है और थोड़ा सा खोल भी लेती है। वो तुरंत जिंग को कॉल करती है, लेकिन जिंग का कॉल योयो उठाती है। सू उससे कहने लगती है कि मैं खतरे में हूँ, मैं जिंग के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन वो कॉल कट कर देती है और उसे अपनी और जिंग की सोई हुई फोटो सेंड करती है और जिंग के मोबाइल से डिवोर्स लेने का मैसेज भी कर देती है, जो देखकर सू तो रोने लगती है। तभी वहाँ पर लिंग और बॉस ली आ जाते हैं। सू कहने लगती है कि जिंग मुझे बचाने ज़रूर आएगा। तो लिंग कहती है कि वो किसी और के साथ बिजी है, तुम जैसी लड़की के लिए उसकी लाइफ में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बॉस ली तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके करीब जाने लगता है। सू उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर भी बॉस ली नहीं मानता। इतने में वहाँ पर हो पहुँच जाता है और बॉस ली को रोक देता है। हुओ को देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बॉस ली तो डर के मारे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये लड़की आपकी उम्र है, अगर मुझे पता होता तो मैं इस पर हाथ नहीं लगाता। तो वो कहता है कि अब तो पता चल गया ना। बॉस ली गुस्से में लिंग को देखता है और कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया। हो उसे वहाँ से भगा देता है। लिंग हो से कहने लगती है कि इसका पहले ही हस्बैंड है और यह तुम्हें भी सेड्यूस कर रही है, बेकार लड़की है। लेकिन हो तो उसे भी वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी सू को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लिंग कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं मार पाई तो क्या, तुम्हारे बच्चे को तुम मार दिया।
सू तो रोने लगती है, तभी हुओ उसे पकड़ लेता है और गोद में उठा लेता है। सू कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, और उसे वहाँ से ले जाता है। और लिंग तो चिल्लाती रह जाती है। हॉस्पिटल में हुओ सू को देखकर सोच रहा होता है कि फाइनली अब तुम मेरे पास हो। तभी सू को होश आता है और वो उठते ही अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तो हुओ से कहता है कि बच्चे को अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। मैंने फ़ॉरेन डॉक्टर से बात की है, तो हमें अब्रॉड जाकर तुम्हारा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो सू बच्चे का नाम सुनकर सोचने लगती है कि मेरे पास सिर्फ तुम ही अपना कहने के लिए हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती। और वो को अब्रॉड जाने के लिए हाँ बोल देती है। इधर यो ने जिंग को ड्रग दे दिया था, वो उसे टच करने की कोशिश करती है। तभी जिंग को होश आता है और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की। तो वो कहती कि हम 3 साल तक साथ में थे, तुम बस मेरे हो, मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाती हूँ, और उसे टच करने लगती है। तो जिंग उसे खुद से दूर करता है। तभी योयो उस पर भड़कते हुए कहने लगती है कि ये सब तुम अपनी उस वाइफ के लिए कर रहे हो ना, पता नहीं वो अभी किसके नीचे होगी। जो सुनकर जिंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेता है और उसे पूछने लगता है। तो योयो कहती है कि मुझे नहीं पता, ये सब लिंग का प्लान था। जिंग उसका गला छोड़ता है और असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पता करो कि लिंग कहाँ पर है और सूकी पे इन्फॉर्मेशन निकालो। जिंग वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो योयो उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन जिंग तो वहाँ से निकल जाता है और योयो गुस्सा करती रह जाती है कि मैंने तो तुम्हारे बीच में आग लगा दी है, और जब तुम वहाँ जाकर उसकी हालत देखोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर जिंग को बताता है कि हमने सू को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिली। लगता है कि उन्हें छुपाने के पीछे किसी का हाथ है। तो जिंग कहता है कि हुओ पर नजर रखो। तभी वहाँ पर बोसली आ जाता है। वो जिंग से माफी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो लिंग कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ ने खुद तुम्हें धोखा दिया है, वो हुओ को सिड्यूस कर रही थी। तो जिंग लिंग से कहने लगता है कि इन्हें तो जेल भेजो, इन्होंने किडनैपिंग करके एक इंसान को हर्ट किया है, इस क्राइम में इन्हें उम्र कैद की सज़ा तो होनी ही चाहिए। तो लिंग कहने लगती है कि प्लीज़ हमें छोड़ दो। वैसे मैंने खुद देखा था कि सू और हुआ एक दूसरे के गले लग रहे थे और सू प्रेग्नेंट भी थी। जो सुनकर जिंग तो हैरान हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि जाकर हर एक हॉस्पिटल में देखो, वहाँ से कुछ ना कुछ तो पता लगेगा। तो लिंग कहने लगती है कि सू ने तुम्हें धोखा दिया है, फिर भी तुम उसके लिए ये सब कर रहे हो। तो जिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा है, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, इस वजह से असिस्टेंट से कहता है कि इन दोनों को ही पागल खाने भेज दो। तो असिस्टेंट उन दोनों को वहाँ से ले जाता है और जिंग खुद से ही कहने लगता है कि इस जन्म में तो मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। लेकिन सू को ढूंढते हुए 5 साल बीत जाते हैं और जिंग उसके गम में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया था और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैं गलत था, उस टाइम पर तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और जिंग को रोकता है और कहता है कि आप अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए हैं, इस वजह से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और उससे बोतल लेता है। तो जिंग उससे कहने लगता है कि क्या तुमने सू को ढूंढ लिया, पहले उसे ढूंढ कर लेकर आओ। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। जिंग उनसे भी कहने लगता है कि प्लीज़ सू को ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं। तभी जिंग को कुछ याद आता है और वो खड़ा होता है और असिस्टेंट से कहने लगता है कि आज मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ की डेथ एनिवर्सरी है, तो तुम उनके लिए सामान लेकर आओ। तभी वो कहता है कि मैं खुद उनके लिए सामान लेकर आऊँगा और वहाँ से चला जाता है। जिंग की ऐसी हालत देखकर ग्रैंडपा को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। इधर सू भी वापस चाइना आ चुकी थी और वो हो से कहती है कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी, अगर नुआन के स्कूल जाने की एज नहीं होती तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। तो हो कहने लगता है कि अगर मैं नहीं आता तो नुआन मुझे बहुत ज़्यादा मिस करती। तो नुआन भी कहती है कि मुझे अंकल हो की बहुत ज़्यादा याद आती। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है और सू को देखकर उसके पास आता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम वापस आ गई, अब तुम मुझे कहीं भी छोड़कर नहीं जाओगी ना। तो सू कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, अब हम डिवोर्स ले लेते हैं। जो सुनकर जिंग कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी वो कहने लगता है कि तुम इसे परेशान कर रहे हो। तो जिंग कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तुम होते कौन हो बाहर के हम दोनों के बीच में बोलने वाले। तो वो कहता है कि तुम उस टाइम पर कहाँ थे जब सू को किडनैप किया गया था। तभी नुआन सू से पूछने लगती है कि मम्मा ये कौन है। जो देखकर जिंग सू से पूछता है कि ये कौन है। तो सू नुआन को अपने पास पकड़ लेती है और वो से कहती है कि चलो यहाँ से, और जिंग से कहने लगती है कि कल सिविल कोर्ट आ जाना, और वहाँ से तीनों चले जाते हैं। जिंग तो मायूस खड़ा उन्हें देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हो का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि सू ने अच्छे से डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में जॉब ज्वाइन कर ली है। जिसके बाद वो योयो को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। योयो हो से कहती है कि इतने साल बाद तुम चाइना वापस क्यों आए हो, क्या तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे। तो वो कहता है कि नहीं, और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मिला। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें तो उसने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। मैं यहाँ पर ये सब बकवास करने नहीं आया हूँ, तुम जल्द से जल्द कुछ अरेंजमेंट करो और जिंग और सू का डिवोर्स करवाओ। तो योयो कहने लगती है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो उसे फिर से धमकाने लगता है कि तुम चाहती हो कि कार एक्सीडेंट के एविडेंस जिंग के पास पहुँच जाएं। तो वो उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जल्द से जल्द कुछ अरेंज करो, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा जिंग तक ये डॉक्यूमेंट पहुँचाने में। और वहाँ से चला जाता है। इधर सू जिंग से मिलती है और उससे कहने लगती है कि जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वैसे ही हम डिवोर्स ले लेंगे, मुझे तुम्हारे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। तो वो उसे कहने लगता है कि मैंने तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब का फाड़ दिया है। तो वो कहती है कि मैंने दोबारा से उसे बना लिया है। जिंग दोबारा से उसे फेंक देता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका दो। वैसे भी तुम्हारी बेटी का स्कूल एडमिशन होने वाला होगा और लीगल डिवोर्स प्रोसीजर में तो 6 महीने लग जाएंगे, तो मैं अभी तुम्हारी बेटी के एडमिशन में तुम्हारी हेल्प करता हूँ, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। तो वो ओके बोल देती है।
जिसके बाद वो दोनों नुआन का एडमिशन करवा देते हैं। सू नुआन को जिंग को थैंक यू कहने के लिए कहती है तो नुआन भी थैंक यू कहती है। सू जिंग से कहती है कि अब हम एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना। जिंग भी वहाँ से चला जाता है। नुआन सू से पूछने लगती है कि क्या जिंग अंकल ही मेरे डैड हैं। तो सू कहती है कि तुम्हें ये किसने बोला। तो नुआन कहती है कि इतने सालों में आपने मेरे अलावा किसी और की चिंता नहीं की, लेकिन आप उन अंकल की चिंता कर रही थी। मुझे पता है कि वही मेरे डैड है। क्या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो सू उसे समझाती है। वहीं पर योयो उन दोनों पर नज़र रखे हुए थी और वो लिंग की मॉम को कॉल करके कहती है कि मुझे आपको लिंग के बारे में कुछ बताना है। जिसके बाद वो मॉम डैड के पास पहुंच जाती है। मॉम कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि लिंग कहाँ पर है। तो योयो मॉम को लिंग के पागल खाने की वीडियो दिखाती है और उसे बताती है कि जिंग ने ही उसे पागल खाने भेज दिया था। जो सुनकर मॉम डैड से कहने लगती है कि क्या तुम अपनी बेटी के लिए कुछ करोगे नहीं, इतने सालों से हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सो फैमिली पहले ही बहुत ज़्यादा गो फैमिली की नज़रों में गिर चुकी है, अब मैं और ज़्यादा खुद का नुकसान नहीं करवा सकता। तो मॉम उन पर भड़क जाती है कि तुम्हें तो हमेशा पैसों की ही पड़ी रहती है। योयो कहने लगती है कि क्या आपको सू फैमिली के लिए फंड चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, और उन्हें प्लान बताने लगती है। नेक्स्ट सीन में सू और नुआन के पास जिंग पहुंच जाता है। नुआन जिंग की गोद में बैठ जाती है। सू नुआन को जिंग से दूर करती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम डिवोर्स की बात करने आए हो। तो जिंग कहने लगता है कि क्या हमारे बीच सिर्फ डिवोर्स की ही बातें होगी, क्या तुम अभी भी मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो। तो सू उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो। तो जिंग उससे कहने लगता है कि ग्रैंडपा का बर्थडे है, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो ठीक है, क्या तुम ग्रैंडपा से भी गुस्सा हो। तो सू उससे ग्रैंडपा की हालचाल पूछने लगती है। तो वो कहता है कि क्यों ना तुम खुद ही जाकर देख लो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं नुआन के साथ बाद में आऊँगी। तो जिंग कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ ही चलो, क्योंकि बच्चे के साथ आना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सू मना कर रही होती है, लेकिन नुआन कहती है कि हम अंकल के साथ ही चलते हैं। तो वो मान जाती है और कहती है कि मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती हैं। जिंग नुआन से कहने लगता है कि तुम्हें कैसे टॉयज पसंद है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तो नुआन कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप मुझे रिश्वत दे सकते हैं, आपने मेरी मम्मा को हर्ट किया है। तो जिंग नुआन से माफ़ी मांगता है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। तो नुआन कहने लगती है कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि आप अभी भी मेरी मम्मा के दिल में रहते हो। जिससे जिंग तो बहुत खुश हो जाता है और उसे किस कर देता है। तो नुआन कहती है कि आप मुझे तब तक किस नहीं कर सकते जब तक मम्मा न मान जाए, और उसे प्लान बताने लगती है। उन दोनों को आपस में बातें करते हुए देख सू सोचने लगती है कि क्या नुआन को अभी भी अपने डैड की ज़रूरत है। जिसके बाद तीनों ग्रैंडपा के पास पहुंचते हैं। ग्रैंडपा तो सू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सू ग्रैंडपा को विश करती है और गिफ्ट देती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम आ गए तो इस गिफ्ट की क्या ज़रूरत है। तभी नुआन भी ग्रैंडपा को विश करती है और अपने बारे में बताती है। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल जिंग की तरह है जैसे वो बचपन में था। तभी सू बात को पलट देती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर योयो आ जाती है, जिसे देखकर सू को तो बहुत ही बुरा लगता है, और जिंग सू को एक्सप्लेन करने वाला था। तभी सू से कहती है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडपा योयो को कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं आपको बर्थडे विश करने आई हूँ, मेरा और जिंग का अच्छा रिलेशन है। तभी सू खड़ी होती है और कहती है कि अब हमें जाना होगा, और वहाँ से जाने लगती है। तो जिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडपा सू से कहते हैं कि इतनी रात हो गई है, क्यों ना तुम आज यहीं पर रहो, तुम्हारा रूम आज भी वैसे ही है, देखो बच्ची को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। सू कुछ कहती है, इतने में ही नुआन कहने लगती है कि हमें यहीं रहना चाहिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। जिंग भी कहने लगता है कि मैं कल सुबह ही तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। तो वो मान जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे जिंग भी जा रहा था, तभी योयो उसे रोक लेती है। जिंग उससे कहता है कि मैंने 5 साल पहले ही तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया था, तुम यहाँ पर दोबारा क्यों आई हो। तो वो कहने लगती है कि आंटी अंकल ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए कहा था। तो जिंग उसे खुद से दूर करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सू नुआन को सुला रही थी और सोचने लगती है कि क्या तुम अभी भी योयो के करीब हो। तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है और तुरंत उसे गले लगा लेता है। सू उसे खुद से दूर करती है। जिंग कहने लगता है कि इन 5 सालों में मैंने तुम्हें पल पल याद किया है। तो सू उससे कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। जिंग कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, और सू को खुद के रूम में ले जाता है। जिंग सू को कहता है कि प्लीज़ अब मुझे छोड़कर मत जाना। तो सू कहती कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, 5 साल पहले तुम ही मुझे डिवोर्स देना चाहते थे और अब मुझे खुद के साथ बांधना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैंने तो कभी भी तुमसे डिवोर्स की बात नहीं की। तो वो कहती है कि तुमने खुद मुझे मैसेज किया था जब मैं किडनैप हुई थी। जिंग को तो विश्वास ही नहीं होता और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं देना चाहता था। तो सू कहती कि जिस दिन मैं किडनैप हुई थी तब तुम किसी और औरत के साथ थे, और तुमने खुद ने मुझे मैसेज किया था कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। मैंने तुम्हें हेल्प के लिए कॉल भी किया था, और वहाँ पर योयो की मैंने आवाज़ सुनी थी। मैं तो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, अगर वो मुझे बचाने नहीं आता तो न जाने क्या होता। और उसे उसकी और योयो की फ़ोटो दिखाती है, जो देखकर जिंग तो हैरान हो जाता है। तो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी जिंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहने लगता है कि उस दिन योयो ने मुझसे झूठ बोला था कि वो मेरे मॉम डैड के कार एक्सीडेंट का एविडेंस दिखाने मुझे होटल लेकर गई थी, और वहाँ पर उसने मुझे ड्रग दे दिया था। जब मुझे होश आया तो मैंने उसे खुद से दूर किया, और असिस्टेंट को भी मैंने बोला था कि तुम्हें ढूंढें, और उसके बाद मैं कोमा में चला गया था, और कितने ही महीने में हॉस्पिटल में भी रहा। हॉस्पिटल में मेरे रिकॉर्ड्स भी होंगे, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम रिकॉर्ड जाकर चेक कर सकती हो। उस टाइम पर मुझे तो तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था, जब मुझे पता चला तो मैंने तुम्हारे मुजरिमों को भी सजा दिलाई। ये सब जानकर सू तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर कहने लगती है कि अब पूरे 5 साल हो गए हैं, अब हम पहले जैसे नहीं रहे, और वहाँ से जाने लगती है। तो जिंग तुरंत उसे हक कर लेता है और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन सू उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है, तो वो उसे छोड़ देता है और
कहता है कि प्लीज़ मत छोड़ कर जाओ, लेकिन वो तो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सू कहीं खोई हुई थी तो नुआन कहने लगती है कि क्या आपको डैड की याद आ रही है, तो वो उससे कहने लगती है कि नहीं, और उसके साथ खेलने लगती है। तभी सू को असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है कि जिंग हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट सू को जिंग की कंडीशन बताता है कि जब से आप गए हैं तब से जिंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए हैं और इस वजह से उनके स्टमक में ब्लीडिंग होने लग गई है। लास्ट टाइम भी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे, मैंने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि आप उन्हें सिर्फ ड्रंक कंडीशन में सपनों में ही दिखती हैं, और वो आजकल तो नींद भी अच्छे से नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कहीं आप दोबारा से कहीं ना चले जाएं। जो सब जानकर सू तो दुखी हो जाती है और कहने लगती है कि इसने अपना क्या हाल कर लिया है। असिस्टेंट कहता है कि मैं नुआन को लेकर आता हूँ क्योंकि घर पर अकेली है, और वहाँ से चला जाता है। सू जिंग के करीब जाती है और रोते हुए उसे देखने लगती है। तभी जिंग को भी होश आ जाता है और वो सू से कहने लगता है कि तुम पहले की तरह ही रो रही हो। सू कहती है कि तुमने अपना ये क्या हाल कर लिया है। जिंग कहता है कि अगर तुम मेरे पास रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, और उसे गले लगा लेता है। जिंग को असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि नुआन घर पर नहीं है, जो सुनकर जिंग और सू दोनों ही नुआन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तभी सू को उसके डैड की कॉल आती है जो उसे नुआन के बदले 50 मिलियन मांगते हैं। जिंग और सू दोनों ही पैसे लेकर डैड के पास पहुंचते हैं। डैड पैसे चेक करने जाते हैं और इतने सारे पैसे देखकर कहने लगते हैं कि अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब तुम्हें मुझे 300 मिलियन देने होंगे और साथ में ही अब्रोड में विला भी। जो सुनकर जिंग कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, चुपचाप जल्दी से नुआन को छोड़ दो। तभी मॉम नुआन को नाइफ मार देती है और कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी सफ़र कर रही है। सू नुआन को बचाने जाने लगती है तो मॉम कहने लगती है कि अगर पास आई तो मैं इसे मार दूंगी। जिंग कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस इसे छोड़ दो। डैड भी मॉम को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे मिल तो रहे हैं, तुम ये सब क्या कर रही हो। तो मॉम कहने लगती है कि तुम्हें तो हर समय पैसों की ही पड़ी होती है, मेरी बेटी मेंटल हॉस्पिटल में है, वो भी इसकी वजह से। जिंग कहता है कि मैं उसे छुड़वा दूंगा। मॉम कहती है कि उसकी लाइफ पहले ही जहन्नुम हो चुकी है, तुम्हारे लिए ये लड़की इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और दोबारा से उसे चाकू मारने वाली थी। तभी जिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर करता है। नुआन बेहोशी की हालत में जिंग को डैड बोल रही होती है, जो सुनकर वो तो हैरान हो जाता है। हॉस्पिटल में सू काफी ज्यादा टेंशन में थी। तभी डॉक्टर आकर कहती है कि पेशेंट का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो उन्हें ए ब्लड टाइप की जरूरत है। तो जिंग कहने लगता है कि मेरा ब्लड टाइप ए है। तो सू उसे रोकने लगती है। तो जिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी बॉडी से अगर सारा खून भी चला जाएगा तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा, और वहाँ से जाने लगता है। तो सू उसे रोकती है और डॉक्टर को कहती है कि ये बच्चे के बायोलॉजिकल फादर है तो ये ब्लड नहीं दे सकते हैं। तो डॉक्टर जिंग को डांटने लगती है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो। तभी असिस्टेंट का भी ब्लड टाइप ए ही था और वो ब्लड देने चला जाता है। जिंग तो ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि नुआन मेरी बेटी है, और वो तुरंत सू को हक कर लेता है। और सू कहती है कि हम इस बारे में बात करेंगे। जिसके बाद जिंग नुआन को देख रहा था और कहता है कि तुम मेरी बेटी हो। तो नुआन उससे कहने लगती है कि आप यही बात 100 बार बोल चुके हो, आपको अभी तक मेरी मॉम ने माफ़ नहीं किया है, तो मैं आपको डैड नहीं मानूंगी। जिंग कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारी मॉम को मना लूंगा, और उसे पूछने लगता है कि तुम अब्रॉड में कैसे रहते थे। तो नुआन उसे बताती है कि वो अंकल हम दोनों का ख्याल रखते थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिंग पूछने लगता है कि तुम्हारी मॉम और अंकल के बीच कैसा रिलेशनशिप था। तो नुआन कहती है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करते थे। जिंग कहता है कि तुम्हें अपने डैड पसंद है या फिर अंकल। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और कहने लगती है कि मैं कुछ काम करने के लिए घर जा रही हूँ, तो तुम नुआन को ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना और उसका ख्याल रखना। तो वो ओके कहता है। इधर सू घर में थी तभी वहाँ पर हो आ जाता है जो फुल ड्रंक था, और उससे कहने लगता है कि मैं 5 साल से तुम्हारे साथ में था, तो मुझे क्यों नहीं पसंद करती। वो कहती है अभी तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, अभी जाओ यहाँ से। वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत लंबे टाइम से प्यार करता हूँ, लेकिन जब तुम मुझे मिली तब तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जैसे सू समझ जाती है और कहने लगती है कि क्या बस अब तुमने प्लान किया था। वो उसे गोद में उठा लेता है, जिससे सू तो हैरान हो जाती है। वो उसे बेड पर ले जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे तुम्हें पाने के लिए यही सब करना होगा। तो वो कहती है कि इससे मैं तुमसे नफरत करने लग जाऊंगी। तो वो कहता है कि बेशक तुम मुझसे नफरत करोगी लेकिन मेरे साथ रहोगी, और उसे किस करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर जिंग आ जाता है और हुओ को सू से दूर करता है। सू रोने लगती है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। जिंग उसे काम डाउन करता है। वो सू से कहने लगता है कि तुम्हें इसका एरेटिक बिहेवियर पसंद है तो मेरा क्यों नहीं। जिंग सू को गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं और योयो दोनों ही इनोसेंट थे, सब तुम्हारी गलती है। तो वो कहता है कि शायद तुम अपने पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट भूल रहे हो, वो कार एक्सीडेंट योयो ने ही करवाया था। योयो को तुम 5 साल से अपनी कंपनी में रखे हुए हो, जो तुम्हारी फैमिली की कातिल है। जिंग पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। एक सीन में सू एकदम से उठती है और जिंग उसे गले लगा लेता है। सू कहने लगती है कि तुम यहाँ पर हो तो नुआन के साथ कौन है। तो वो बताता है कि ग्रैंडपा है नुआन के साथ। तो वो पूछती है कि क्या ग्रैंडपा को भी सब कुछ पता लग गया है। तो जिंग कहता है कि हाँ, सबसे पहले ग्रैंडपा ने ही तो कहा था कि वो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। सू कहती है कि क्या ग्रैंडपा मुझसे गुस्सा है। तो जिंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो तो चाहते हैं कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, और अब हम दोनों ही अपनी बेटी का अच्छे से देखभाल करेंगे। 5 साल पहले जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच हुई थी वो सब कुछ क्लियर हो चुकी है, और उसे किस करता है। एक सीन में वो दोनों जा रहे थे तो सू उससे पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के केस का क्या हुआ। तो जिंग कहता है कि मैंने असिस्टेंट को योयो की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। तभी पीछे से योयो आ जाती है और सू पर अटैक कर देती है, लेकिन जिंग उसे सू से दूर करता है। तो वो दोबारा से चाकू लेकर उस पर अटैक करती है, तो जिंग बीच में आ जाता है और चोट उसे लग जाती है।
सू रोने लगती है। जिंग कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो तुम अपनी लाइफ अच्छे से जीना। वो तो काफ़ी रो रही होती है और कहने लगती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नुआन का और मेरा अच्छे से ख्याल रखोगे। और एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है तो यो मोबाइल छीन लेती है और कहती है कि अगर ये बच गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके पेरेंट्स को मारा है तो ये भी मरेगा और तुम भी। और उस पर अटैक करने ही वाली थी तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे पकड़ लेता है। हॉस्पिटल में सू बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी डॉक्टर आती है और बताती है कि अगर 3 दिन में होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। जो सुनकर वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद सू जिंग का ख्याल रख रही थी और उससे कहती है कि प्लीज़ उठ जाओ, अगर तुम नहीं उठे तो मैं फिर से अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। तो जिंग उठ जाता है और सू का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम उठ गए। तो वो कहता है कि तुम मेरी बेटी को लेकर दूर जाने की बात कर रही थी तो मैं कैसे नहीं उठता, और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा और नुआन आ जाते हैं और ग्रैंडपा नुआन की आंखें बंद कर देते हैं। सू जिंग को खुद से दूर करती है, जिसकी वजह से उसकी चोट में लग जाती है। तो वो कहने लगती है कि क्या मैंने तुम्हारी चोट में मार दिया। तो वो उसके गालों पर किस करता है और कहता है कि नहीं। नेक्स्ट सीन कुछ महीनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा और नुआन जिंग और सू का वेट कर रहे थे। तभी सू और जिंग आ जाते हैं। ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं कि कुछ है, तो सू जिंग को मारती है। तो जिंग कहता है कि हाँ, जिससे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और नुआन कहने लगती है कि अब जल्दी मेरा भाई या बहन आने वाला है। और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।